नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल JRF विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपने UGC नेट PYQ सीरीज नंबर 3 कर रहे हैं। 2 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज के चैप्टर को बिल्कुल ही मिस मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना। मैथ के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी है। ऑल ओवर 10th यूनिट के मैंने पूरे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बार पूछने के बहुत ही हाई चांसेज है, उनको मैंने यहाँ पर लिया। उनको आपको व्याख्या सहित बताऊंगा कि ऑप्शन से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। जो पीछे 2 सेगमेंट लिए उनमें जो मैंने ऑप्शन बताए उनको 2025 में किस प्रकार एनटीए ने फ्रेमिंग करके पूछा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी बंधु नए हैं यूट्यूब चैनल को भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। आप देख के जा रहे हो, इससे है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे भी तो मिलना चाहिए, और आपको तो मिल ही रहा है। PYQ लगातार आपके चल ही रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, साथ साथ में बुकलेट में नंबर नोट करना और अपने मार्क लिखते जाना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 हो गया, उसमें मैंने ऑप्शन क्या दिया है, आपने क्या दिया। जैसे आपने 2 दिया है तो गलत और सही इन दोनों की टिकिंग मार्किंग कर लेना थोड़ा, है ना, तो आपके साथ साथ में थोड़ा अच्छा चलता जाएगा। पहला प्रश्न, हाँ, मिलान करना है अकादमिक और स्थापना वर्ष से। 2025 का प्रश्न है, संस्कृत में पूछा हुआ। अब इसमें से एक प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है यूजीसी का। एनसीटीई, यूजीसी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपके जो अभी एग्जाम करा रही है, और एनसीईआरटी, इसमें है यूजीसी। यूजीसी की स्थापना किसके तहत हुई थी? 1953 में है। वैसे इसने 1957 दिया है, थोड़ा गलत है, लेकिन अपने मिलान कर लेंगे। किसके रिकमेंडेशन पर था? श्री राधाकृष्णन आयोग। श्री राधाकृष्णन आयोग, श्री राधाकृष्णन आयोग। ये आयोग कब आया था? 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग श्री राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948 में। उसके तहत यूजीसी की स्थापना हुई 1953 में, जबकि यहां पर 1957 है। तो एक मिलान कर लो, 1956, यहां पर 56 कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी है वो 1961 में है। तो डी में एक देखो कहां पर है, ये 2 तो सीधे कट गए। अब बी में भी 3 है, बी में 3 हो गया। अब है आपके एनटीए अभी का है, 2017 में बना है, तो सी का 2 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर 3 आपके करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी व्याख्या लिख लेना। एनसीईटी, ये इनका कॉलम बना के एनसीईआरटी कब स्थापना हुई, एनटीए कब आया? 2017 में। जैसे नीति आयोग वगैरह है, योजना आयोग है, इनके आपको क्रम लिखवा दिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट्स, जिसे मैकाले का मिनट्स रूप में नाम से जाना जाता है, कब आया था? ये अगर मेरी कल का अगर PYQ की किसी ने सीरीज देखी है, ये प्रश्न 2023 का आया था। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से PYQ कब कैसे बनते हैं, सीधा वहां से उसने उठा के और 2025 संस्कृत वाले एग्जाम में पूछ लिया है। तो इसमें देख लो, क्या 1853 है, 1856, 1846, 1835। लॉर्ड मैकाले मिनट्स आया है 1835 में, 1835 में। अब यह है कि वुड डिस्पैच ये कब आया था, इस पर आप पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। किसको भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आया कब था, और उसने रिकमेंडेशन क्या क्या दी थी, इसको आप लिख के भेजना। होमवर्क है आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 3, एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है, निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के ऑप्शन आपको दिए कि आप किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पर। तो पहला ऑप्शन क्या है? आमने सामने का संचार। दूसरा दिया जन संचार। तीसरा है अंतर सांस्कृतिक संचार, और चौथा है समूह संचार। बताइए जल्दी से कौन सा लग रहा है? अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं एक टीचर के रूप में, तो आपका और स्टूडेंट का कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन रहेगा? कौन सा रहेगा? समूह संचार। कौन सा रहेगा? समूह संचार। अब आप कहेंगे सर आमने सामने का संचार नहीं है, तो आमने सामने का जब होता है जब 2 व्यक्ति हो, सिर्फ 2 ही हो। जैसे मैं हूं और मेरे आपके सामने कैमरे में मेरे सामने कोई एक ही है, तो वो क्या है? आमने सामने का है। लेकिन जनसंचार क्या हो गया? मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे टीवी हो गया, अखबार वगैरह हो गया, जितने भी टेलीविजन वगैरह हो गई, ये क्या है, मास कम्युनिकेशन में आती, जिसमें मतलब व्यूवर्स की संख्या ज्यादा होती है, वो मास कम्युनिकेशन में। अंतर सांस्कृतिक संचार, अब आपको सांस्कृतिक देखना है। सांस्कृतिक अर्थ क्या, एक उत्तर भारत का व्यक्ति और एक दक्षिण भारत का व्यक्ति अब मिल रहा है, उनके कल्चर अलग अलग है, तो वो जिस प्रकार का कम्युनिकेशन करेंगे वो क्या है, अंतर सांस्कृतिक संचार। और जो अपना एक कक्षा वाला है, समूह संचार, टीचर एक बोलने वाला है, स्टूडेंट संख्या क्या है, 20, 30, 40, ये क्या है, समूह संचार है। ठीक है ना, तो ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में दो शब्द आता है, एक है इंट्रा, एक है इंटर। इंटर होता है स्वयं से बातचीत करना, क्या होता है, स्वयं से बातचीत करना, यानी जब आप चिंतन मनन वगैरह करते हैं, जैसे आपने पढ़ा उसके बाद आप खुद ही खुद बोलते हैं या फिर खुद ही खुद सोचते हैं मुझे ये चीज करनी है, कैसे करनी है, वो क्या है, इंटर। वो क्या है, इंटर। इंटर यानी अंदर से, आपके अंतर्भाव से जो चीजें आ रही है वो क्या है, इंटरपर्सनल। इंट्रा क्या है, एक से अधिक व्यक्तियों से जैसे आप बात करते हैं वो क्या है, इंट्रापर्सनल है। क्या है, इंट्रापर्सनल। तो ये कम्युनिकेशन में दो ये अलग चीज याद रखनी, बाकी ये बता दिया। तो इन ऑप्शंस पर आपको काम करना है कि एनटीए जैसे 1835 मैकाले वाला मैंने कल ही क्लास में बताया था, 2023 का प्रश्न था, संस्कृत 2025 में पुट आउट कर दिया। तो इन पर आपको करना है कि अंतर सांस्कृतिक क्या है, जनसंचार मास कम्युनिकेशन क्या है, इसके और सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर आप पूरा डिटेल से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है, सर्किल है, सर्किल प्रकृति का है, सर्किल नेचर है, कौन सा है बताइए। मौलिक शोध है क्या, व्यवहार शोध है, क्रियात्मक शोध है, मूल्यांकन शोध है। किसी ने अगर मेरी रिसर्च की क्लास देखी है तो उसमें मैंने ये चीज बताई है, कौन सा है शोध, एक बार अपना टिक लगा लो। मौलिक यानी बेसिक शोध, मौलिक यानी इंग्लिश के लिए बेसिक। क्रियात्मक एक्शन रिसर्च, ये कौन सा है, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, जिसमें मैंने बताया था आपको कौन कौन से 4 शब्द बताए थे, यहां पर लिख रहा हूं आपको, अलग से नोट्स है ना, इनको ध्यान रखना। एक तो क्या है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ऑब्जर्व, प्लान, ये रिफ्लेक्ट। इनको भाई थोड़ा ध्यान से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लिख लेना। अगर रिसर्च की क्लास नहीं देखी तो फिर से वहां जाके देख लेना। इसमें क्या है, प्लान, 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 एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। प्लान यानी क्या, योजना निर्माण करना, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, योजना निर्माण करते हैं। एक्ट यानी क्या, कार्रवाई करना, यानी क्रियान्वयन करना, उसका जो प्लान बनाया है उसको लागू करना, क्रियान्वयन करना। थर्ड क्या है, ऑब्जर्व यानी पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। और रिफ्लेक्ट यानी क्या, अपने जो किया है उसका क्रियान्वयन करना, यानी विचार विमर्श वगैरह करना, विमर्श करना लास्ट में कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। जैसे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें, आपने प्लानिंग बनाई 3 महीने की कि मैं पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे कर सकता हूं, तो आपने क्या की, योजना निर्माण बनाई कि पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद यो करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद आपने क्या की, क्रियान्वयन यानी उसको लागू किया कि किस प्रकार मैं उसको काम कर सकता हूं, पुस्तकें लाए, उसमें से आपने काम करना शुरू किया। उसके बाद में पर्यवेक्षण हुआ, यानी आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कोई कमी पेशी रही, आपके नेट निकला, जेआरएफ से आप रह गए, तो उस पर आप जब काम करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी ये एक्शन रिसर्च है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, आपके क्रियात्मक शोध रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। वैज्ञानिक रिसर्च क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की विशेषता क्या है, अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित, गोपनीय, सुरक्षा से संबंधित, भविष्य सूचक। भविष्य सूचक बताओ भाई। देखो वस्तुनिष्ठ शोध क्या हो सकता है, देखो शोध में कुछ 4 चीजें तो मैंने सीधी बताई थी, ये शोध में होना ही चाहिए। अब आप एक चीज देखो कि शोध व्यवस्थित ये होना चाहिए, यानी सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसका मतलब 3 कहां कहां, वो ऑप्शन में देखो, यहां 3 नहीं, कट हो गया,
यहां 3 नहीं कट हो गया, 2 चीज तो आपकी सीधी एलिमिनेट हो रही है। अब 2 चीज पर काम करो, कौन सी रह रही है? वस्तुनिष्ठ है व्यक्तिनिष्ठ है, वो चीज आप देखो, व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये भी है, इस वर्ड एक पर भी आपने काम कर लिया ना, बहुत सारे प्रश्न आपके रिसर्च में गलत नहीं होंगे, बेसिक से जैसे प्रश्न आएगा तो 2 होना चाहिए। इसका मतलब यहां 2 नहीं है, ऑप्शन तो अपने उत्तर तो क्या हो जाएगा 4, उत्तर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब बाकी ऑप्शन भी तो देख ले, साथ में हो सकता है उनसे बना ले। तो क्या हुआ 1 2 3 और 6 नंबर। तो गोपनीय और सुरक्षा से संबंधित वैज्ञानिक रिसर्च होता है, तो उसमें वैज्ञानिक रिसर्च में आप देखते हैं गोपनीय नहीं रहती, वो चीज पब्लिश करके बतानी पड़ती है कि विद प्रूफ की ये चीज ऐसे हुई है, ठीक है ना। साइंस मानता नहीं है कैसे हुई, तो गोपनीय तो वो रही नहीं, और सुरक्षा से संबंधित है नहीं, सिक्योरिटी से संबंधित है, वो चीज वो बताता भी नहीं है। तो 1 2 3 और 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में सहायता करता है? धूम कोहरा, धूम कोहरा, इसके निर्माण में कौन सा वायु प्रदूषक है वो सहायता करता है? कौन सा सहायता करता है, यह आपको चीज बतानी है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है, क्या मीथेन है CH4, या सल्फर के ऑक्साइड है SO2, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NO2 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सा हो सकता है? अब यह प्रश्न देखो कितने शिफ्टों में पूछा गया, PYQ देखो किस प्रकार है। यूजीसी नेट 2023 में पूछ लिया, वापस हिस्ट्री के शिफ्ट में 23 में पूछ लिया, 2013 में था, 2021 में पूछ लिया शिफ्ट 1 और 2 में, साइकोलॉजी 2023 में पूछ लिया और 2020 में। अब ऐसे प्रश्नों पर जब आप काम नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? इसका आंसर है, वैसे मैं बता देता हूं, 4। क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो प्रकाश के साथ मिलकर NO या NO2 बना के फिर क्या बनाते हैं? धूम कोहरे का, जिसको अपने धुंध वगैरह भी बोलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स क्या बना कि वायु प्रदूषक जो धूम कोहरे के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार के वायु प्रदूषक पेन का पूर्ण रूप से नाम बताइए। पेन का PAN, ये आया था जब ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 में नेट का, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। पेन का पूरा नाम बताओ, यूनिट नंबर 9 का है। क्या परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्राइट्स है, पॉलीसाइक्लिक एसिल नाइट्रेट्स है, पॉलीसाइक्लिक एसिल नाइट्राइट्स है? जल्दी बताओ। PAN का पूरा नाम है परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, परोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट्स। इन प्रश्नों को सीधा रट्टा फैक्ट है, इनमें आप कोई कुछ ट्रिक नहीं लगा सकते, नई चीज आप समझ के कर सकते कि ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक की रक्त की रुधिर वर्णिका HB यानी हीमोग्लोबिन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है? मतलब वो उसके साथ में मिलकर और प्रकार का कोई अपने पदार्थ शरीर में बना देता है, यानी बंधुता, उसके साथ मित्रता, बॉन्डिंग हो जाती है, उनसे क्या हो जाता है? नया पदार्थ बनता है। तो वो कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन के साथ में कौन क्रिया करेगा? CO2, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2। अब ये तो अपने शरीर में ही होती है, ये तो होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इसका मतलब ये तो करने से रही। अब ये ऑप्शन काट दिया। फिर है SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आप देखो, 2 चीज बेसिक ध्यान लगाओ कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में नहीं है जितनी की होनी चाहिए, ठीक है। और सल्फर के ऑक्साइड ये इतने हानिकारक नहीं है, जबकि कौन हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मिलकर क्या बना देगा? अलग प्रकार का बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक नया पदार्थ अपने शरीर में बना देगा। हीमोग्लोबिन तो है ही, और CO कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्या बना के देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, नए प्रकार का शरीर में पदार्थ बनना स्टार्ट हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा? विषैले टाइप में हो जाएगा। ये क्या है? जो बंधुता है, इसने अब चेंज क्या किया वर्ड? अत्यधिक बंधुता।
अब ये भी हो सकता है कौन सा पदार्थ अपने रक्त में मिलकर अलग प्रकार का एक पदार्थ बनाता है, तो क्या हो जाता? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट प्रश्न, अब ये मैथ आ गई भाई। अब मैथ में मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा किस प्रकार आप प्रश्न को कर सकते हैं। इनको आगे स्किप मत करना, मैथ वाले प्रश्नों को। एक दो मैं जो चक्रवर्ती ब्याज का उनको भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, वहां से आप सीधे कर लेना। यदि ए सी का 20% है, यहां से लाइन पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। क्या कह रहा है? सी का 20% है, यानी का जहां आता है वहां अर्थ है गुणा। का अर्थ क्या है? गुणा। का अर्थ क्या है? गुणा। तो देखो सी का 20%, मैं बेसिक बता रहा हूं, सी का 20%, यानी कोई चीज जब लिखी हुई नहीं हो तो वो अपने आप में पूर्ण क्या होती है? 100 होती है। क्या होती है? 100। तो मैं यहां सी की जगह क्या लिख देता हूं? 100 लिख देता हूं। अब ये लो 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। पीछे कितना बचा? 20। इसका मतलब सी का 20% कौन है? ए। यानी ए कितना प्रतिशत है? 20%। ए कितने प्रतिशत है? 20%। चलो ठीक है, ये तो सी अपने हो गया अपने आप में 100। आगे की लाइन क्या कह रहा है? और बी सी का 25% है, यानी सी का 25%। सेम चीज बताऊंगा, सी का 25%, यानी सी हटा दिया, अपने आप में 100 है, 100 की जगह 25 बटा 100 का 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बी कितना आ गया? 25%। बी कितना आ गया? 25%। तो यहां बी कितना आ गया? 25%। ये तो चीज एक बेसिक कैलकुलेशन हुई। आगे है वो उत्तर निकालना अपने को। क्या कह रहा है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना अब अधिकांश देगा तो ये हो जाएगा, ये लैंग्वेज में उलझ गए कि ए नीचे रखना है कि बी नीचे रखना है। अब यहां में आपको एक छोटा सा ट्रिक टाइप में आप ध्यान रखना, जिसके साथ में का आया है ना वो हमेशा नीचे आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? नीचे। तो बी का यानी बी नीचे आएगा। बी कितना है? 25। बी कितना है? 25। ए कितना है? 20। ए कितना है? 20। और पूछ किस में से रहा है? 100 में से। 100 में से। अब इनको काटो आप। अब इनको क्या करते हैं? काटते हैं। तो 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 25 चौके 100। 25 चौके 100। अब 20 को 4 से गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा? 80। कितने आ जाएगा? 80। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? 80% है। कितना प्रतिशत है? 80%। नहीं समझ आया? फिर से समझ लो। अगर आपने ये इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो जिसके पास में का होता है वो नीचे आता है, या फिर उसके साथ में जो परसेंटेज पूछा वो उसके पास में आता है। जैसे ए सी का कितना प्रतिशत है, तो सी संख्या दी भी नहीं है। अगर दिया होता कि 200 का कितना प्रतिशत है तो अपन निकालते। नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 100। ये सी है, सी का ए 20% है बटा 100, यानी 100 से 100 गया, इसका मतलब ए कितना प्रतिशत आ गया? 20। सी 100 है। इसी प्रकार इसने क्या दिया है? बी का, तो सीधा बी कितना हो गया? 25%। 100 से 100 कट गया, सीधा कितना हो गया? 25%। अब ये पूछ रहा है, ये वाली चीज अपने को कंफ्यूज करती है, ए नीचे रखना है बी नीचे। जिसके साथ में का वर्ड जुड़ा है वो हमेशा नीचे रखना है। तो का वर्ड किसके साथ में? बी। तो बी आ गया नीचे, कितना आ गया? 25। ए कितना है? 20 इंटू 100। 100 यानी यही पूछा है कितना है, यानी 100 में से तो है। अब 100 में से काटा तो 25 चौके 100 और 20 चौके 80। यह आपका 80% यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में रुपए 10,000 पर 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपए हो जाएगी? इस प्रश्न को ध्यान से देखना, यह वीडियो आगे स्किप मत करना, आप बिल्कुल कह रहा हूं। यहां से पक्का ये चक्रवर्ती ब्याज या फिर ऐसे परसेंटेज के प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, मूलधन यानी मेन प्राइस कितना है? 10,000 रुपए। कितना है? 10। ये आपको बेसिक लिखना है एक बार, जब जिनको नहीं समझ आ रहा है। P10। आर कितना हो गया? रेट कितनी है? 10%। अब अपने को पूछ क्या रहा है? चीज क्या दी है? चक्रवर्ती ब्याज है, सिंपल ब्याज है? तो चक्रवर्ती ब्याज है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। रुपए कितने हैं? 2100 हो जाएगी, यानी किसकी दर से? ब्याज रुपए 2100 हो जाएगा, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? वो है 2100 रुपए। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? वो है टाइम, यानी कितने समय में, कितने वर्षों में, यानी टी अपने को ज्ञात करना है। अब एक अधिकांशतः क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले की तुलना में मैं आपको एक बिल्कुल ही बेसिक बता रहा हूं, वो चीज आप करेंगे तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों में आपको आना है किस पर? ऑप्शन पर। किस पर आना है? ऑप्शन पर। 4, 2.5, 2,
3। अब ऐसे जो ऑप्शन आते इनको एक बार छोड़ दिया करो। अब आप क्या करना, मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है। अब मैं एक बार क्या करता हूं, 2 वर्ष लेता हूं। कितने वर्ष लेता हूं? 2। 1 2। हमेशा ध्यान रखना, पहले वर्ष में जो अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो 10,000 का आप रेट कितनी है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये 10,000 1 2 3 का 10% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जितना दे रखा है उतनी रेट का परसेंटेज निकाल लेंगे एक वर्ष का। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 है, इसके साथ में 1 जीरो हो गया, मतलब कितना हो गया? 1000। तो पहले वर्ष में भी 1000, दूसरे वर्ष में भी क्या रहेगा? 1000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। अब इस 1000 पर आपका क्या लगेगा? ब्याज। अब ये सरकार कैसे निकाले? तो इस 1000 का भी क्या करना पड़ेगा? 10% उसी रेट से लगेगा। तो क्या हो गया? ये 1000 इंटू ये 10, डबल जीरो से डबल जीरो, ये आ गया कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब ये यहां लिखा जाएगा, ये यहां लिखा जाएगा। यानी अपने पास मूलधन कितना था? 10,000 रुपए। कितना था? 10,000 रुपए। 10% की ब्याज से दर लगाई, पहले वर्ष ब्याज आया 1000 रुपए, तो दूसरे वर्ष भी वही ब्याज रहेगा। लेकिन जो पहले वर्ष ब्याज आया उस पर फिर से ब्याज लगा, कितनी रेट से? 10 की रेट से। तो कितने रुपए मिला ब्याज? 100 रुपए। कितना मिला? 100 रुपए। अब इनको जोड़ो, 1000 1000 कितने हो गए? 2000। ये कितना हो गया? 100 2100। और ब्याज क्या कह रहा है? 2100। इसका मतलब अपने आंसर तो क्या है? सी है। आंसर तो क्या है? सी है। उसी प्रकार बाकी वाले चेक कर लेते हैं। अगर 10 की जगह 2 की जगह 3 होता तो क्या होता? तो क्या होता? देख लो, सेम 1000 तो रहता ही, इसमें भी 1000 रहता ही, इसमें भी 1000 रहता ही। यानी 3 साल है, चाहे 10 साल होते तो भी ये ऊपर वाला सेम ही रहता। अब इस पर कितना रुपए लगा? 100 रुपए। अब इन पर सेम देख लो, यहां पर 100 लगा, यहां पर भी 100 लगेगा, इसका भी 100 लगेगा। अब इस 100 पर भी 10% और लगाओ, यानी 100 पर 10% लगा, इसका मतलब कितना आया? 10 रुपए। कितना आया? 10 रुपए। अगर अपने प्रश्न में यह कहता कि 10,000 का चक्रवर्ती ब्याज है, 10% की रेट दे, इतना ब्याज है, कितना? 1000 2000 3000, 3000 और प्लस कितने हो गए? 100 200 और 300, 100 200 300 और 10, यानी 3,310 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो टाइम कितना आता? 3 वर्ष आता। टाइम कितना आता? 3 वर्ष। तो बेसिक अपने को ध्यान क्या रखना है हमेशा एक चीज में, कि आपका जो भी ब्याज दिया हुआ है उसको आप ऑप्शन से करेंगे। किससे इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन से। किससे करेंगे? ऑप्शन से। तो ये आपके सामने टाइम रहा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये देख लो, अभी का 2022 का ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सेम प्रश्न रिपीट हो गया वापस। आगे, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद की पहचान करनी है। प्रश्न क्या कह रहा है उनको सही से पढ़ना है, गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। इनमें सीरीज में दी हुई है, इनमें से कोई पद एक मिस है, यानी रीजनिंग का प्रश्न है, कोई एक पद गलत दिया हुआ है, उसको आपको बताना है, उसकी जगह क्या आना चाहिए। तो सीरीज है, देखो श्रृंखला है, देख लो एक बार, क्या इसमें 22 है या फिर 30 है या फिर 66 है या फिर 45 है। रीजनिंग का प्रश्न है, जल्दी कीजिए। तो एक बार देखो, 16 में कितना जोड़ा? 6 जोड़ा, कितने हो गए? 22। 22 में 30 जोड़ा, कितने हो गए? 8 जोड़े तो कितने हो गए? 30, यानी 6 8। अब ये देखते हैं कितना है, ये हो गया 15 सीधा ही, तो ये मिस यूज हो रहा है। 45 से 52 हो रहा है, 52 से 66 कितना हो रहा है? 52 से हो रहा है ये 14, कितने हो रहा है? 14। इसका मतलब 15 से 14 आ रहा है, यहां पर 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इन 2-3 पदों में क्या हो रही है? गड़बड़। तो यहां पर देखो कोई ना कोई गड़बड़ है, तो 6 8 10 आना चाहिए। 6 8 10 12 और 14, ये सीरीज चलनी चाहिए। इसका मतलब है 30 में 10 जोड़ते तो कितना आता? 40, लेकिन आ क्या रहा है? 45। इसका मतलब यही गलत है। 45 में 12 जोड़ते तो 52 हो जाता, इसका मतलब ये पद सही है। और 52 में 14 जोड़ते कितने हो गए? 66, यानी 45 आपके क्या है? गलत है। 45 गलत है, यानी 6 8 10 इनकी सीरीज में चल रहा है। 2022 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण की ऑफलाइन विधि है? ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है? ऑफलाइन या फिर क्या करना है? ऑनलाइन, इन दोनों को पढ़ना है।
अगर मेरी किसी ने स्वयं और स्वयं प्रभा की क्लास देखी है, 10-15 मिनट के है, वहां से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नहीं देखी है तो देख लेना एक बार वहां जाके, उसमें ये प्रश्न पूरा करवाया हुआ है। अगर किसी की वो क्लास देखी हुई तो वो फट से 2 नंबर यहां से पक्का कर लेगा। क्या यहां पर स्वयं है, या फिर मूक है, या फिर स्वयं प्रभा है, या फिर सविमर्श है? सविमर्श है। ध्यान से देखना प्रश्न को, 2022 का प्रश्न है, हो सकता है आपके भी शिफ्ट में आ जाए। तो स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, ये तीनों क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये तीनों क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जबकि सविमर्श, विमर्श कब होती, बातचीत कब होती है? जब ऑफलाइन होते हैं तभी तो बातचीत होती है, कि बातचीत करते हैं, हालचाल पूछते हैं। वैसे आप कहेंगे सर ऑनलाइन में भी पूछते हैं, लेकिन सविमर्श यानी उसमें साथ जाके एक फिजिकली रूप में मिलते हैं, वो सविमर्श। तो इसमें मूक की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑप्शन से बता रहा हूं, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं की पूरा नाम याद रखना, स्वयं प्रभा के चैनल तो है ही 34, उनको तो तैयार करना ही है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेंजामिन ब्लूम, जेरोम ब्रूनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल, डेविड आसुबेल है। इन्होंने कहा था कि रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाए, समझने पर बल दिया जाए, बल दिया जाए। और सीखने के लिए उन्होंने क्या बताया है? मौखिक और लिखित, मौखिक व लिखित रूप, मौखिक और लिखित रूप सार्थक है। सीखने के लिए क्या है? सार्थक है, सार्थक है। और सार्थक शाब्दिक अधिगम का ही पूछ रहा है। अधिगम यानी क्या? सीखना, यानी पहले चैप्टर से। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप क्लास देखते हैं, क्लास देखने के बाद में वहां पर देख कर सुनते भी है तो आपको ज्यादा ग्रहण होता है, वो सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है। यानी श्रव्य दृश्य, श्रव्य और दृश्य, सुनना और देखना दोनों चीज अगर साथ में हो जाती है तो फिर वो चीज लंबे टाइम के लिए अधिगम यानी याद रहने लग जाती है। ठीक है ना? जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप मूवी में देखते हैं, आपका पूरा कॉन्शियस माइंड पूरा वहां रहता है, आगे क्या होने वाला, मन में एक जिज्ञासा रहती है, ये क्या हुआ, फिर आपको पूरी स्टोरी याद रह जाती। क्यों? एक तो आपके सामने वो दृश्य पटल दिख रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, आपको सुन भी रहा है। तो सुनी हुई देखी हुई चीज क्या होती है? लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं पीवाईक्यू करवा रहे हैं। बाकी तो ऑफलाइन आपके पास पुस्तकें भी हैं, लेकिन जब ऑप्शंस पर आप काम करते हैं, क्लास को देखते हैं, चाहे आप 2 की स्पीड में क्यों ना देखिए, लेकिन वो चीज कभी कभार क्या एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आता है, क्लास वाली भनक तुरंत आपके माइंड में आते, उस समय सर ने ये पढ़ाया था। तो इसीलिए कहते हैं क्लास को देख लिया करें, टाइम से निकाल के थोड़ा, पूरा ऑप्शन पर काम हो जाएगा आपका। अधिगम के प्राथमिक नियम, अधिगम के प्राइमरी रूल निम्न में से कौन से हैं? प्राइमरी रूल, अगर किसी ने थॉर्नडाइक को पढ़ा है, थॉर्नडाइक का रूल, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर थॉर्नडाइक के किसी ने अधिगम नियम पता है तो वो कर लेगा। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, तीनों को मैं बता देता हूं। एक तो है अभ्यास का नियम, यानी करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत पर सिल पर पड़त निशान। यानी कोई जितनी बार अभ्यास करता है, अगर आपको मैथ नहीं आ रही है, आप मैथ को बार बार प्रैक्टिस करें तो वो आपके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, आपकी मैथ से रुचि बन जाएगी। यानी कोई चीज जिसका जितना बार अभ्यास करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा ग्रास्प हो जाएगा। अब एकदम नहीं आपको कबड्डी के मैदान में उतार दिया, आपको कबड्डी का नियम भी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, सब आपको रूल वगैरह पता है, खेलना किस प्रकार है, खिलाड़ी कितने होते हैं, वो सब पता है, तो आपके लिए क्या होगा, वो अभ्यास है। तो इसका मतलब एक तो क्या है, अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा, आंशिक गतिविधि का नियम नहीं। फिर है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, सीखने के लिए तैयार रहना। थॉर्नडाइक कहते हैं घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। रीजन? क्योंकि वो तत्पर ही नहीं है, उसके लिए तैयार ही नहीं है। आपको हमेशा क्या करना, एक स्टूडेंट लाइफ में हमेशा तत्पर सीखने के लिए तैयार रहना। क्या कौन सी जगह कोई अपनी नई चीज मिल जाए और वहां से अपना फ्यूचर चेंज हो जाए। एक एक प्रश्न से हमने लोगों को रहते हुए देखा है कि जेआरएफ से रह जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि 4-5 अटेम्प्ट दिए हैं, चारों पांचों में नेट क्लियर है, लेकिन एक प्रश्न अगर वो
खुदा ना खास्ता एक अगर हो जाता, नेगेटिव नहीं है फिर भी हो जाता, लेकिन वो नहीं है, तत्परता नहीं रही, तो वो तत्परता का नियम यानी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, अभ्यास करना, ये आप पर भी लागू हो रहा है, बार बार अभ्यास करना, उसके बाद तत्परता रखना। और थर्ड जो है वो है प्रभाव का नियम यानी इफेक्ट। आपने जो चीजें सीखी है उसका आपका लाइफ में प्रभाव क्या पड़ा, आप में नवाचार क्या आया। ये 3 प्रकार के नियम कौन बताते हैं? थॉर्नडाइक। तो ACE आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये अधिगम का थॉर्नडाइक का नियम था। नेक्स्ट बढ़ते आगे। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने हेतु योग्यता में किस प्रकार के रूप को जानते हैं? ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। 2022 का है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, जो सीखने के उद्देश्य है उनकी वर्गीकरण के बेस पर कौन सी सामग्री सीखने की योग्यता के रूप में जानते हैं? तो ज्ञान होता है वो सीखने के रूप में होता है क्या? दूसरा प्रतिक्रिया करना, तीसरा समझ और यूज। आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप समझेंगे, या फिर आपकी प्रतिक्रिया करेंगे तो सीखेंगे, एक दूसरे के रिएक्शन करेंगे तभी, या फिर ये समझ इंटेलेक्चुअल जो आप बुद्धि लगाते हैं वो है, या फिर उसका यूज करके। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा समझ, यानी आपके अंदर समझ है, शैक्षिक ज्ञान अर्जित करने के आपको समझ है कि उसका सीख लिया लेकिन उसका यूज नहीं करना आगे। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बढ़िया पण बढ़िया कौन, मतलब आप पढ़े हैं लेकिन उसका यूज नहीं आ रहा आपको लाइफ में, किस प्रकार आप क्या कुछ कर रहे हैं। वो सेम चीज यहां है। तो आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आपको शैक्षिक जो सामग्री आपको मिल रही है उसका अर्थ क्या है, लाइफ में अपने यूज क्या है, उसका अपने यूज किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक और बालक के बीच में संबंध को परिभाषित करते हुए सामाजिक रूप से सृजित विकास के रूप में प्रयुक्त करते हैं। पहली यूनिट से फिर से अधिगम का प्रश्न है एक, क्या ऑइंसवर्थ ने दिया था, या फिर वाइगोत्स्की ने दिया था, ब्रॉनफेनर ने दिया था, या डेवी ने दिया था? डेवी। शिक्षक और बालक के बीच में संबंध परिभाषित करना, यानी संबंध परिभाषित किए थे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जहां भी प्रश्न में सामाजिक वर्ड आए, यानी जहां भी प्रश्न में आपको जैसे सामाजिक रूप, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, और वाइगोत्स्की अगर ऑप्शन में है और सामाजिक दिया हुआ तो सीधा उत्तर टिक वाइगोत्स्की पर कर देना। रीजन क्या है? वाइगोत्स्की ने कहा था कि शिक्षक व विद्यार्थी सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं। यह सामाजिक अर्थ किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने। तो सामाजिक जहां भी आया वहां आंसर के क्या कर देना? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शोध प्रश्नोत्तरी की रूपरेखा तैयार करने के संबंधित स्टेप ऑफ रिसर्च को चिन्हित करना है। यह प्रश्न मैंने 3 वीडियो कराया, तीनों में इस प्रश्न को बताया। ये 2025 संस्कृत में पूछा है, लेकिन उसने पूछने का तरीका चेंज किया है। बाकी अगर आपने ऑप्शंस पर काम किया ना तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके 10 नंबर तो मेरी तरफ से थे। यानी हर आपका जो वीडियो है उसमें 3-4 प्रश्न ऐसे बता रहा हूं, स्टेप ऑफ रिसर्च का हो गया, पर्यावरण से हो गया, फुल फॉर्म से हो गया, अधिगम से हो गया, आज मैथ का लेके आया हूं, वहां से भी अगर कर लेंगे आप अपनी तरफ से 30-40 नंबर का एफर्ट करते हैं तो 20 नंबर का एफर्ट हम हमारी तरफ से लगा देंगे। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले आप स्टेप ऑफ रिसर्च को याद करो। स्टेप ऑफ रिसर्च क्या क्या बताया था मैंने उसमें? सबसे पहला स्टेप क्या था? समस्याओं का चयन करना, यानी समस्याओं का उल्लेख करना। इसका मतलब ई तो है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। यहां ई नहीं है, यहां ई नहीं है, 2 चीजें कट हो गई। उसके बाद में क्या था? उसने कहा था कि लिटरेचर रिव्यू करना, यानी सी संबंधी साहित्य अध्ययन करने की समीक्षा करना। 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये था। उसके बाद क्या करना? उसके जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट करना, और प्रणाली। डाटा जालसाजी नहीं होनी चाहिए रिसर्च के अंदर, कि डाटा में अंदर आप जालसाजी यानी आप कुछ कमी पेशी कर रहे हैं, डाटा कहीं से चुरा रहे हैं, वो रिसर्च में काम नहीं आएगा। वहां फिर आप ये साहित्यिक चोरी में पकड़े जाएंगे। तो इसका मतलब ए नहीं है, वो चीज काट दो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 BCDE 2 तो ई ऑप्शन से ही हो गया था। सबसे पहले समस्या का चयन करना, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना, फिर डाटा संग्रहण करना, उस पर विश्लेषण करना, रिसर्च तैयार करना, और लास्ट में क्या करना? परिणाम दे देना। नेक्स्ट प्रश्न,
उस मापनीय स्केल को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है जो न केवल भूकंप की तीव्रता माप करती है अपितु लोगों के उसके प्रभाव को भी मापती है। अब भूकंप वाला तो आपको पता ही होगा, कोई ज्योग्राफी से है तो उसको तो पक्का ही पता है। क्या रिएक्टर स्केल है या फिर संशोधित मार्केली स्केल है, भूकंप लेखी है, फिर तीव्रता स्केल है? 2025 संस्कृत का पेपर का ये प्रश्न है। तो इसमें क्या है? रिएक्टर स्केल है। क्या है? रिएक्टर स्केल, जो कि भूकंप की तीव्रता को भी मापती है और कितने तीव्रता का भूकंप आया है। ये आपके लास्ट प्रश्न है। थोड़ा भाई इसमें ऑप्शन मिस हो गए थे पीपीटी में, लेकिन 2025 का प्रश्न था तो मैंने कहा आपको बता देता हूं। तो किस प्रकार का प्रश्न आता है देखो, ये आपके मिलान यहां से करना है, फिर यहां उत्तर बताना है ना। तो सोशल मीडिया, इसका मिलान क्या हो सकता है? वेबसाइट क्या होती है? ईमेल क्या होती है? एसएमएस क्या होता है? ये प्रश्न है इनके सामने, ये इनके मिलान के उत्तर है। तो आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे आप फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप होगी, इंस्टाग्राम हो गए, वो अभी एक ही कंपनी हैंडल कर रही है, वहां से आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं एक से ही। यानी सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म है। यानी ए का 3 देख लो आप, ए का 3, इसका मतलब ये गया, ये 2 चीज है, ए का ये हो गया। अच्छा, एसएमएस क्या होता है? एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये एसएमएस होता है। तो एसएमएस में आप ये देखो कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लघु पाठ, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस वो होगी, संदेश भेजने की एक विधि है। इसका मतलब डी के अंदर 2 आना चाहिए। डी के अंदर 2 कहां दिख रहा है? एक ही जगह। डी के अंदर 2 एक ही जगह, आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन बाकी भी मिलान कर ले, क्या पता अलग से पूछ ले। ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है? किसी विशिष्ट विषय पर इंटरनेट के पृष्ठों का संग्रह है। इंटरनेट क्या? वेबसाइट्स क्या है? जैसे आप कोई अलग अलग सर्च करते हैं लेकिन वो आपको एक ही पेज पर मिल जाती, वो इन वेबसाइटों का संग्रह है। कौन? इंटरनेट। कौन? इंटरनेट। और लास्ट बचा क्या आपके? ईमेल। ईमेल क्या है? इंटरनेट के माध्यम से लंबे संदेश भेजने की एक विधि जिसमें अनुलग्न जोड़े जा सकते हैं। अनुलग्न यानी आप जैसे अपना फोटो अटैच कर सकते हैं, पीपीटी अटैच कर सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या इसमें आ जाएगा? अपने ईमेल में आ जाएगा। तो ये भाई अपने थे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट आगे भी ऐसे प्रश्न लाऊंगा, लेकिन आप जब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे कि कमेंट में भी बताएं। कोई स्कोर बता ही नहीं रहा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताओ। उसमें से कोई नहीं है, अभी 3 महीने पड़े, उसमें आपका सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जेआरएफ के नजदीक नहीं पहुंच सकते। जेआरएफ के नजदीक आपका पहला पेपर ले जाएगा। आप 200 में से 200 नहीं ला सकते और नहीं तुक्के मार के पास हो सकते, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यूट्यूब चैनल है, इसकी मैं पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। काफी कुछ लोग है सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ आपके क्लासे भी लाऊंगा। लेकिन ये है कि अब लगातार जैसे जैसे आप बने रहेंगे, आप रुचि दिखाएंगे तो मैं भी रुचि दिखाऊंगा। मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ कि कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। कुछ जैसे मैं एग्जाम में आए हुए आपको सीधे बताऊंगा कि ये शिफ्ट में आपके पेपर आया है। इससे पहले सेशन को लाइक कर दो, अपने जो भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दो, तो हमें भी सपोर्ट मिले और आपका तो सहयोग हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।